वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो कि लगभग सभी व्यक्तियों के मन में कहीं ना कहीं रहता है और सामान्य तौर पर समाज में, है ना, सोशल जो आपका समाज है उसमें इसकी बात आमतौर पर होती ही है, व्यक्तियों के बीच में इसकी चर्चा होती ही है ना। तो आज आपका हमारा जो टॉपिक है वो है चुनाव। क्या टॉपिक है? चुनाव। इसको निर्वाचन भी कहा जाता है ना, संवैधानिक भाषा में निर्वाचन भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसको इलेक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, चुनाव भी कहा जाता है, निर्वाचन भी कहा जाता है, इलेक्शन भी कहा जाता है। आमतौर पर इससे आप सीधे रूबरू हैं, लेकिन आज इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में, इस टॉपिक को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा कि चुनाव भारत में किस तरीके से होता है। आज के इस वीडियो में हम चुनाव के या निर्वाचन के जितने भी पहलू हैं सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे और सभी को बहुत अच्छे से, गहराई से, एक एक कॉन्सेप्ट से, बेसिक से लेकर एडवांस तक बात करेंगे। तो आज मैं आपको इसके बारे में, इसकी डेफिनेशंस भी बताऊंगा। डेफिनेशन के बाद इसके क्या क्या प्रकार हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, उनको भी मैं बताऊंगा। टाइप्स में किस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज को डिफाइन किया गया है उन पर भी हम चर्चा करेंगे, है ना। उसके बाद हम उसके जितने भी प्रकार हैं वो प्रकारों में किस तरीके से, अलग अलग प्रकार से जो प्रोसेस है उसकी, उस पर भी हम बात करेंगे, है ना। और उनको क्यों क्लासिफाइड किया है ना, उनको जो प्रकार हैं उन प्रकारों को क्यों बनाया गया है उस पर भी हम बात करेंगे, है ना। चुनाव आयोग क्या करता है उस पर भी हम बात करेंगे। चुनाव आयोग में जो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है उस पर भी हम बात करेंगे, उसको कौन नियुक्त करता है, उसके अलावा और कितने व्यक्ति होते हैं, कितना उसका कार्यकाल होता है ना। चुनाव में प्रचार कब से बंद किया जाता है, चुनाव में जो चुनाव आयुक्त होता है वो कैसे बनता है, कितनी एज होनी चाहिए, है ना। एज 21 से घटाकर 18 कब कर दी गई, किस संविधान संशोधन के तहत की गई, 18 वर्ष का जो वोटिंग है वो कब से डाला जा रहा है, इसके पहले क्या था, है ना। तो जितनी भी चीज़ें हैं, है ना, भारत में सबसे पहली बार चुनाव कब हुआ था, है ना। तो अंग्रेजों के समय काल से लेकर स्वतंत्रता के समय तक और वर्तमान के समय तक जितने भी फैक्ट हैं सभी फैक्टों की बात आज इस वीडियो के लेक्चर में होने वाली है। और इस लेक्चर को देखने के बाद आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ये जो सामान्य बेसिक सी जानकारी है ये सभी तक पहुंच सके। और बहुत सारी कुछ गलतियां रहती हैं, बहुत सारी कुछ अफवाह रहती हैं, है ना, हमारे समाज में, वो भी वास्तविक तौर पर लोग सही से जान सकें। इसके लिए इस वीडियो को आपको एक बार जरूर देखें ताकि आपके सारे डाउट जो हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो सकें। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम शुरुआत करते हैं चुनाव से। ठीक है, तो भारत में जो चुनाव है, इस चुनाव का जो व्याख्यान है, वो हमारे भारत के आर्टिकल या अनुच्छेद, आर्टिकल भी कह सकते हैं, अनुच्छेद भी कहते हैं, ये 324 में रखा गया है। अब बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये अनुच्छेद क्या है, आर्टिकल क्या है। तो देखा जाए तो भारत में जितने भी नियम कानून हैं उन सभी नियम कानून का जो लेखा जोखा है, वो सभी लेखा जोखा जो है वो एक लिखित पुस्तक में है। उस लिखित पुस्तक में जो चैप्टर्स हैं उनको अनुच्छेद कहा जाता है ना। जैसे आपकी बुक होती है ना, एक बुक है, उस बुक में बहुत सारे अध्याय हैं, यूनिट हैं, है ना। उसके बाद उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं, टॉपिक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो वैसे ही भारत में जितने भी नियम कानून हैं, जैसे मान लो, अब मैं आपको नियम कानूनों को सामान्य भाषा में समझा देता हूँ। नियम कानून क्या होता है, जैसे भारत में कोई भी कार्य होना है, सरकारी तौर पर, है ना, गवर्नमेंट के आधार पर कब चुनाव होना है, किसको दंड देना है, कितना दंड देना है ना, उसकी सजा कैसे निर्धारित हो जाएगी, किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति कैसे होगी, उसको कब हटाया जाएगा, उसको रिटायर कैसे किया जाएगा, कोई भी योजना आई है तो वो योजना गरीब मजदूर तक कैसे पहुंचेगी। तो इन सभी के नियम होते हैं। ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति के मन में जैसा आया उसने वैसा कर दिया। जो आपके गाँव में सरपंच है, सचिव है ना, सरपंच सचिव से लेकर तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, पटवारी है, आरआई है, एसडीएम है, डीएम है, कलेक्टर है, तो जितने भी पद हैं, इन पदों पर बैठे जो व्यक्ति हैं वो अपने हिसाब से काम नहीं करते।
वो किस आधार पर काम करते हैं, एक पुस्तक के आधार पर काम करते हैं और उस पुस्तक को संविधान कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अलग अलग भाग हैं, है ना, बहुत सारे क्या हैं, भाग हैं, पार्ट्स कहते हैं, और कुछ अनुसूचियां हैं, और सबसे छोटा जो भाग है वो अनुच्छेद कहलाता है। 1 लाइन में 1 अनुच्छेद होता है और उसमें एक बात लिखी रहती है। तो हमारे भारत के अनुच्छेद नंबर 324 में इसकी बात है चुनाव आयोग की 324 से लेकर 329 तक है। 329A, देखो बहुत सारे अनुच्छेदों में बहुत सारे क्लॉज जुड़े हुए हैं, सब क्लॉज जुड़े हुए हैं, तो उनमें ABC करके ऐसे लिख दिया जाता है। जैसे 329 में कोई बात लिखी है तो 329 की उसी कुछ अपडेट बात को A में रख दिया, 329A, 329B, इस तरीके से। तो 324 से लेकर 329 तक ये सारी बातें हमारे निर्वाचन के बारे में दी गई हैं और उन्हीं के आधार पर हमारे भारत में सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई। भारत में सबसे पहले जो निर्वाचन है वो अंग्रेजों के समय स्टार्ट हुआ था, और वास्तविक तौर पर जो इसे स्टार्ट माना जाता है वो 1909 में माना जाता है। 1909 में एक एक्ट पारित किया था अंग्रेजों ने, है ना, एक एक्ट पारित किया था, और इस एक्ट के आधार पर, है ना, इस एक्ट को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, मार्ले मिंटो सुधार एक्ट भी कहा जाता है इसे, क्योंकि उस समय मार्ले और मिंटो 2 आयुक्त हुआ करते थे और उन्होंने इस एक्ट को पारित किया था। ठीक है, उसके बाद इसमें बहुत सारे और भी क्लॉसेस आए, जैसे इसमें मुस्लिम और हिंदू 2 प्रकार के धार्मिक मुद्दों को अलग अलग कर दिया गया और उनके आधार पर अलग अलग प्रतिनिधि रहेंगे, अलग अलग वोटिंग होगी ना। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं रही, तो ये क्लियर रूप से बाद में रेगुलेट नहीं हो पाया। इसके बाद महिलाओं को भी अधिकार दिया गया। 1926 से महिलाएं पूर्ण रूप से वोट डालने लगी थी। वैसे तो 1919 के एक्ट में ये बात कही गई थी, लेकिन ये कुछ पुरानी बातें हैं, इनका वर्चस्व वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में जो वर्चस्व है वो भारतीय संविधान के आधार पर है। भारतीय संविधान के आधार पर है। भारतीय संविधान में किस तरीके से इस चुनाव की व्याख्या की गई है। तो भारतीय संविधान में जो चुनाव है ये अलग अलग प्रकार से होता है। किस प्रकार से होता है? अलग अलग प्रकार से होता है। सभी पदों के लिए अलग अलग प्रकार से इसको क्लासिफाइड किया गया है। कैसे किया है इसको समझने के लिए मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से बताता हूं, ताकि आपको बिल्कुल बेसिक से समझ में आए। आपको इस वीडियो देखने के साथ साथ आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलना है, ताकि ये चीजें आपको एक बार में बहुत अच्छे से याद हो सकें। क्योंकि नोट्स बनाने के बाद ही आपको ये सब याद रह सकता है। डायरेक्ट आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप भूलेंगे। माइंड की प्रवृत्ति है कि उसको 2 से 3 बार रिवाइज किया जाए। एक बार आप यहाँ सुनेंगे, फिर उसे लिखेंगे, फिर उसके बाद आपको अपने नोट्स रिवाइज करना है, फिर इसके बाद ये पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चुनाव के लिए या चुनाव भारत में कराने के लिए एक भारत में चुनाव आयोग बनाया जाता है। चुनाव आयोग बनाया जाता है, इसे इलेक्शन कमीशन कहा जाता है इंग्लिश में इसको इलेक्शन कमीशन कहा जाता है। इलेक्शन कमीशन का जो गठन है वो राष्ट्रपति द्वारा होता है। इसमें बहुत सारे अधिकारी होते हैं। उन अधिकारों की जो नियुक्ति है, इसमें सबसे बड़ा अधिकारी होता है CEC, चीफ इलेक्शन कमीशन। बस इसी को आपको याद रखना है। एक इसमें चीफ इलेक्शन कमीशन होता है और इसके अलावा और भी बहुत सारे पदाधिकारी होते हैं। इन सभी की जो नियुक्ति है, नियुक्ति का मतलब होता है उस पद पर नियुक्त करना, है ना। तो नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो कौन करता है? राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। तो आपको मुख्य तौर पर क्वेश्चन क्या याद रखना है? CEC के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का जो CEC है, चीफ इलेक्शन कमीशन, प्रमुख चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त, तो पूछा जाता है कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। कई बार आपसे पूछा जाएगा ये कि वर्तमान में हमारे भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो आप जानते होंगे, क्या नाम है? जल्दी से बताइए कमेंट में। सुनील अरोड़ा साहब हमारे वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमीशन हैं। अगर आपसे पूछा जाए
देखो आपको इसमें पूरी लिस्ट याद नहीं रखनी, बहुत सारी लिस्ट है जो 1952 से लेकर लगातार आज तक के बहुत सारे चुनाव आयुक्त हैं, ये आपको याद नहीं रखने, आपको बस प्रेजेंट का याद रखना है कि अभी हाल फिलहाल में कौन है। और इसके साथ साथ आपको पहला याद रखना है कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे। नंबर 1, जब भारत में संविधान बना था तब पहले चुनाव आयुक्त कौन बने थे या मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने थे, तो उनका नाम क्या था, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। उनका नाम था सुकुमार सेन। क्या नाम था? सुकुमार सेन, है ना। इसके बाद और भी बने थे, के वी सुंदरम थे, के वी सुंदरम के बाद रमा देवी थी, फिर टी.एन. शेषन थे, है ना, ज्योति बसु थे, है ना, ओम प्रकाश जी थे। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति बनते गए चुनाव आयुक्त, लेकिन उनसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। आपको बस पहला याद रखना है, सुकुमार सेन याद रखना है। सुकुमार सेन के बाद वर्तमान में याद रखना है सुनील अरोड़ा, है ना। और एक और कभी कभी पूछा जा सकता है, कार्यवाहक मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बना। कार्यवाहक मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बना, तो कार्यवाहक मुख्य चुनाव आयुक्त में आप क्या लिखेंगे, रमा देवी, है ना, श्रीमती रमा देवी ये महिला थी, है ना। और ये पहली ऐसी महिला थी जो कि सी पद पर नियुक्त हुई थी। और कैसी हुई थी, कार्यवाहक के रूप में। कार्यवाहक का मतलब ये होता है कि वो उस पोस्ट का व्यक्ति नहीं है, वो उस पोस्ट के लिए नहीं आया था, वो किसी और पद पर पदस्थ था और उस पद से इस पद का उसे कार्यभार दिया गया है, इसलिए वो कार्यवाहक कहलाता है। दूसरे पद पर रहते हुए इस पद का कार्य देना, इस पद के कार्य को वाहक के रूप में कार्य करना कार्यवाहक कहलाता है। और वो कौन बनी थी, रमा देवी। ठीक है, तो पहला याद रखना है, वर्तमान याद रखना है और रमा देवी याद रखना है। और एक और मैं आपको सामान्य तौर पर जनरल वे में बता देता हूं, जो सबसे लोकप्रिय चीफ इलेक्शन कमीशन रहे उनका नाम है टी.एन. शेषन। क्या नाम है, टी.एन. शेषन। टी.एन. शेषन न्याय के लिए, इलेक्शन के न्याय के लिए एक तरफा रूप से जाने जाते हैं, क्योंकि इनके समय में जो जनता और जो प्रतिनिधि हैं उनके बीच में जो संवाद होता था और जो जानकारी प्रदान करना होता था आरटीआई के आधार पर, राइट टू इंफॉर्मेशन के आधार पर, वो बिल्कुल बहुत सही तरीके से होती थी। मतलब किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार या किसी भी प्रकार की जो गलतियां हैं वो इनके समय में बिल्कुल ही नहीं हुई। तो इसी कारण इनको बहुत अच्छे कार्यों के लिए, है ना, बहुत सही कार्यों के लिए इस क्षेत्र में जाना जाता है ना, टी.एन. शेषन को। ऐसा कहा जाता है कि एक तरफ शेषन साहब रहते थे और एक तरफ पूरी सरकार रहती थी, फिर भी सत्य के आधार पर ये अपना जो क्षेत्र है, जो अपना पक्ष है, उस पक्ष को बाकायदा सही साबित करते हुए अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते थे, इसलिए इनको बहुत अच्छे से जाना जाता है। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी चीफ इलेक्शन कमीशन के आधार पर, है ना। आपको बस इसमें जो मुख्य क्वेश्चन है वो यही है, नियुक्ति, है ना, नियुक्ति याद रखनी है, राष्ट्रपति। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हटाना, है ना, चीफ इलेक्शन कमीशन को कब हटाया जा सकता है, चीफ इलेक्शन कमीशन को या मुख्य चुनाव आयुक्त को कब हटाया जा सकता है। पहला तो तब हटाया जा सकता है जब वो किसी दंड का भारी हो, है ना, किसी दंड में वो फंस चुका हो, किसी प्रकार का उसने जुर्म कर दिया हो, तब उसको हटाया जा सकता है। किसी भी प्रकार का मुकदमा उस पर अगर चल रहा है और मुकदमा चलने के बाद दंड साबित हो जाता है, तब उसे हटाया जा सकता है। दिवालिया या पागल घोषित हो, तब उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी गतिविधियां हैं, अगर ये साबित हो जाती हैं, है ना, साबित हो जाती हैं, तब उसको हटाया जा सकता है। और हटाएगा कौन, संसद और राष्ट्रपति। संसद की सिफारिश पर, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, इन सब के मिला जुला कर जो अनुमोदन होता है उसके आधार पर इसको हटाया जा सकता है। लिखित में संवैधानिक तौर पर इसका वर्चस्व नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछे तो आपको इसमें लगाना है जो कोर्ट का वकील होता है, जो कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, तो कोर्ट के न्यायाधीशों को जिस प्रकार से हटाया जाता है उसी प्रकार से इनको भी हटा दिया जाता है। कोई प्रोफेशनल इस तरीके से नहीं है, जैसे महाभियोग होता है, इम्पीचमेंट पावर होती है राष्ट्रपति के लिए, है ना, मुख्य न्यायाधीश के लिए, उस तरीके से ऐसा कोई टर्म नहीं है जिनके आधार पर इनको हटाया जाए। लेकिन मुख्य तौर पर आपको याद रखना है कि जैसे न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, उसी प्रकार से संसद और राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई हुई। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग जो बन गया है ना, ये हमने देख लिया कि चुनाव आयोग में कौन कौन व्यक्ति रहते हैं।
ये चुनाव आयोग अब करता क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं। चुनाव आयोग के काम क्या क्या हैं। सीधा सा इसका आंसर है, क्या कराएगा, चुनाव कराएगा। कहां चुनाव कराएगा, केंद्र में और राज्य में। अब केंद्र और राज्य जब यहां जुड़ जाता है तब यहां पर दो बातें सामने आती हैं, है ना, केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग। चुनाव आयोग भी दो प्रकार के होते हैं, केंद्रीय चुनाव और राज्य की चुनाव आयुक्त। तो जो राज्य का चुनाव आयुक्त है वो कुछ छोटे चुनाव कराता है और जो केंद्र का चुनाव आयोग है वो केंद्र के चुनाव कराता है, जिसमें कुछ राज्य के चुनाव भी शामिल हैं। इसी कारण यहां पर क्वेश्चन जब आता है तो हम लोग फंस जाते हैं। ठीक है, राज्य के बहुत सारे चुनाव जो हैं, बहुत सारे राज्य के जो चुनाव है वो केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है ना। तो इसको आप बहुत अच्छे से याद रखें। जो केंद्र का चुनाव है उसमें राज्य के चुनाव भी बहुत सारे होते हैं और बहुत सारे कराया जाता है। तो इसमें मैं आपको बहुत अच्छी सी एक ट्रिक बताता हूं कि जो राज्य की चुनाव आयोग है, राज्य की चुनाव आयोग है वो किस किस के चुनाव कराता है। सबसे पहले नगर पंचायत, नगर पंचायत, इसके बाद जिला पंचायत, इसके बाद नगर पालिका, और इसके बाद आपका ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत से आप बहुत अच्छे से रूबरू होंगे। इसमें सरपंच का चुनाव होता है। तो जो सरपंच का चुनाव है आपके, नगर पालिका का चुनाव है ना। जिला पंचायत नहीं आएगा इसमें, सॉरी, जिला पंचायत नहीं, नगर पंचायत आएगा। नगर पंचायत, नगर पालिका और ग्राम पंचायत, ये छोटे स्तर के जो चुनाव हैं, छोटे स्तर के जो चुनाव है वो कौन कराता है, राज्य की चुनाव आयोग कराता है। ठीक है, राज्य की चुनाव आयोग कराता है। अब राज्य में ही और भी बहुत सारे चुनाव होते हैं, जैसे आपने देखा होगा राज्य में ही राज्यसभा का चुनाव होता है ना। किसका चुनाव होता है, राज्यसभा का। नाम लगा है राज्यसभा लेकिन है केंद्र की सभा। राज्यसभा का चुनाव होता है। राज्यसभा के बाद लोकसभा, लोकसभा का चुनाव केंद्र का जरूर है लेकिन होता राज्य में ही है। देखा होगा आप लोगों ने, जब हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया तो नरेंद्र मोदी जी को वोट किसने दिया, हम ही लोगों ने दिया। तो वो क्या है, सांसद हैं। तो उन सांसद का जो चुनाव है वो राज्य में ही होता है। आपके यहाँ भी हुआ होगा, आपके यहाँ भी बहुत सारे जिलों के लोकसभा क्षेत्र होते होंगे और उनमें आप इनको चुनाव में वोट करते होंगे। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा होगा विधानसभा, विधानसभा का चुनाव कहाँ होता है, राज्य में ही होता है। और जो विधायक होते हैं, विधायक तो आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं, आपके क्षेत्र का जो मास्टर है वो विधायक ही कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो विधायक है वो विधानसभा में जाता है। तो इसका चुनाव भी आपके राज्य में ही होता है, छोटे से जिले में होता है। और एक जिले में अमूमन 4 से 5 विधायक होते हैं एक जिले में। तो आपको ऐसा लगता है कि ये राज्य की बात है तो इसका चुनाव भी राज्य चुनाव आयोग करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो या विधान परिषद हो, इसके जो चुनाव हैं, इसके सारे जो चुनाव है वो केंद्रीय चुनाव आयोग करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको केवल राज्य की ये चुनाव आयोग के कार्य याद रखना है, नगर पंचायत, नगर पालिका, ग्राम पंचायत। इसके अलावा जितने भी हैं वो सारे कौन करता है, केंद्रीय चुनाव आयोग या भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, तो ये सारे चुनाव आयोग के क्या है, कार्य हैं। चुनाव आयोग के जो कार्य हैं उसमें चुनाव कराना ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे कार्य होते हैं। चुनावों में जो दिक्कतें आती हैं उनको क्लियर करना, उनको सही से कंट्रोल करने का काम भी चुनाव आयोग का होता है ना। कौन व्यक्ति कितना पैसा चुनाव में खर्च कर सकता है ना, कितना क्या कर सकता है, वो भी चुनाव आयोग के हाथ में रहता है। प्रचार कितना कर सकता है, कितना नहीं कर सकता, कितने समय के बाद प्रचार बंद हो जाएगा, है ना, तो वो भी चुनाव आयोग के हाथ में होता है। 48 घंटे पहले से, जैसे चुनाव आपका जिस डेट में होना है उस डेट के 48 घंटे पहले से आप प्रचार नहीं कर सकते, है ना। इसका जो कानून है वो चुनाव आयोग द्वारा लागू कर दिया जाता है। आपने सुना होगा आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट। तो आचार संहिता जो है वो चुनाव आयोग लागू कराता है। आचार संहिता के आधार पर बहुत सारी जो चीजें हैं वो उस क्षेत्र में अप्लाई हो जाती हैं जब चुनाव होना होता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो चुनाव आयोग की होती हैं। वोटिंग वगैरह कराना, है ना, वोटिंग वगैरह कराना। ईवीएम को जब लाया गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जब लाया गया तो उसको जो परमिशन है वो इसी के द्वारा दी गई, है ना। फिर उसको ट्रायल किया गया। ट्रायल करने के बाद पहले
छोटे छोटे क्षेत्रों में उसको इम्प्लीमेंट किया गया, फिर उसके बाद उसे सभी जगह लागू किया गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चुनाव से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनको लागू करना, उनको संचालित करना, उनको रूल्स एंड रेगुलेट करना, उन सभी का कार्य चुनाव आयोग का होता है। ठीक है, तो जब ईवीएम की बात आई है तो ईवीएम की बात भी हम कर लेते हैं। ईवीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को तैयार कब किया गया? इसको तैयार किया गया था इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी एक, भारत की ही इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो उसके द्वारा इसको तैयार किया गया। इसको तैयार करने के बाद इसमें जो चुनाव है पहले बहुत सारे क्षेत्रों में किया गया, जिसमें एक क्षेत्र आपका गोवा आता है। गोवा के जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें इसका उपयोग किया गया था। और आपने सुना होगा केरल का एक छोटा सा जिला है थरूर जिला। तो केरल के थरूर जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले ईवीएम केरल के थरूर जिले में शुरुआत किया गया था और फिर इस तरीके से धीरे धीरे पूरे भारत में सभी जगह इसको लागू कर दिया गया था और धीरे धीरे ये पूरे भारत में फैलकर सभी जगह इसी के आधार पर चुनाव होने लगे। ठीक है, तो 1979 में 1979 में इसको पहली बार लाया गया था। 1979 में पहली बार लाया गया था और केरल के थरूर जिले में पहला विधानसभा चुनाव हुआ था 1982 में, है ना। 1979 में लाया गया, 1979 में लाया गया। 1982 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ केरल का थरूर जिले का, केवल थरूर जिले का। ठीक है, इसके बाद 1999 में क्या हुआ? 1999 में एमएलए का चुनाव हुआ। 1999 में फिर एमएलए का चुनाव हुआ कहाँ? गोवा में। गोवा की विधानसभा का चुनाव हुआ। फिर इसके बाद 2004 में इसमें संसद का चुनाव हुआ। संसद का जो चुनाव हुआ वो 2004 में हुआ। मतलब लोकसभा का जो चुनाव है वो 2004 में हुआ। किस आधार पर? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के आधार पर। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई भारत में और मुख्य तौर पर अभी ये पूरे भारत में लागू है। ठीक है, इसके बाद अभी हाल फिलहाल की सरकार के विपक्ष में बहुत सारी बातें कही गई कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को डुप्लीकेट बनाया गया है और किसी भी बटन पर आप प्रेस करेंगे तो वो वोट एक ही पार्टी में गिरता है जो पार्टी ने उस वोटिंग मशीन को तैयार किया है। तो ऐसी बहुत सारी बातें कही गई। तो इसके आधार पर एक वोटिंग मशीन मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ एक चीज और लगाई गई। अभी हाल फिलहाल का जो चुनाव हुआ था इस चुनाव में इसका अच्छे से उपयोग किया गया है, वीवीपैट। वीवीपैट, है ना। आपने इसका नाम बहुत अच्छे से सुना होगा। इस बार के चुनाव में क्या उपयोग होगा? वीवीपैट। अभी ये वीवीपैट क्या है? वीवीपैट तो आप जानते ही होंगे क्योंकि आपने वोट डाला है तो आप इसे बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो वीवीपैट कुछ नहीं है, एक मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन ये है, ये वोट डालने के लिए है। लेकिन इसी के साथ एक मशीन इस तरीके से साइड में रहती है और इसमें एक कांच लगा होता है। इसमें क्या लगा होता है? कांच लगा होता है। यहाँ से आप जिस प्रत्याशी को वोट देते हैं, उस प्रत्याशी का एक जो पर्चा है वो पर्चा यहाँ से इस मशीन में निकलता है। किसमें? वीवीपैट में निकलता है और वो पर्चा यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि आपने जिसको वोट डाला है वो वोट उसी को गया है कि नहीं, है ना। जिसको आप वोट डालते हैं उसी का पर्चा, उसका नाम, उसका चुनाव चिन्ह और वो पर्चा आपको यहाँ दिखेगा, कांच के अंदर दिखेगा। आप उसे ले जा नहीं सकते और वो 6 सेकंड तक आपको दिखाई देगा। उसके बाद वो इसी वीवीपैट मशीन में नीचे गिर जाएगा, जिससे आपका जो वोट है वो वेरीफाई हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा वीवीपैट क्या है? वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोट। वी का मतलब होता है वोट, भी का मतलब होता है वोट, फिर भी का मतलब होता है वेरीफाई। वोट वेरीफाई पेपर, पी का मतलब होता है पेपर, ए का मतलब होता है ऑडिट और टी का मतलब होता है ट्रेल। ठीक है, वोट वेरीफाई पेपर ऑडिट ट्रेल, है ना। वोट का मतलब आपकी जो वोट है उसको क्या कर दिया गया? वेरीफाई कर दिया गया। किसके माध्यम से? पेपर के माध्यम से। पेपर पर ऑडिट करके ट्रेल का मतलब एक छोटी सी स्लिप आती है और उस ट्रेल को ऑडिट कर दिया जाता है पेपर पर और उस पर आपका
में वोट वेरीफाई हो जाता है। तो ये वीवीपैट को अब एडवांस टेक्नोलॉजी के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, और अब ये इससे अब ऐसा चुनाव की वोटिंग में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि वीवीपैट से क्या होता है। तो ऐसी दिन ब दिन बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी आती जा रही है चुनाव में, ठीक है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नोट्स बनाते जाना है, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें क्या हो बहुत अच्छे से समझ में आ सकें। और हाल फिलहाल में हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाता हूँ, सभी सब्जेक्टों के मैंने एक एक दो दो वीडियो बना दिए हैं, है ना। चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी, बस पॉलिटी पर एक वीडियो रह गया था। पॉलिटी पर मैंने किसी प्रकार का कोई वीडियो नहीं बनाया था, तो पॉलिटी पर ये वीडियो चुनाव वाला आ चुका है। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी का मैंने वीडियो बना दिया है। इसके अलावा आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, है ना, और एमपीजीके हो गया, है ना। तो लगभग जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिंदी और एथिक्स बचा है, तो हिंदी और एथिक्स का हमारा जो कोर्स है वो पेड कोर्स लॉन्च होगा। पेड कोर्स तो मैं से सभी के मैं लॉन्च करने वाला हूँ। सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी के पेड कोर्स लॉन्च होंगे, और उनकी पेड नोट्स भी लॉन्च होंगे। तो नोट्स भी आप ले सकते हैं, और आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो बैच है उसको भी खरीद सकते हैं। उसमें क्या होगा, उसमें आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, सीक्वेंस से सारी क्लासेस मिलेगी, और उनका जो अमाउंट है वो बहुत मिनिमम रखा जाएगा। इतना मिनिमम रखा जाएगा कि जिससे आप लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत आसानी से उसको परचेस कर सकते हैं। क्योंकि मेरा जो मानना है वो ये है कि शिक्षा जो है वो वैसे तो एक हिसाब से बिकाऊ नहीं है, उसको खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसको गुरु दक्षिणा के रूप में मान सकते हैं, है ना। क्योंकि थोड़ा बहुत एक्सपेंड आता ही है सेटअप करने में, बहुत सारी चीज़ें करने में, तो आप लोग समझते ही हैं। तो मैं बहुत मिनिमम कॉस्ट रखूंगा, इतना मिनिमम रखूंगा कि एक बार आप मार्केट जाते हैं तो इतना पैसा खर्च करके एक बार में आ जाते होंगे, है ना। तो उतना पैसा अगर आप ऐसी जगह लगाएं जिससे आपको ज्ञान प्राप्त हो, वो ज्ञान फिर आप किसी दूसरे को सिखा सकें, अपने बच्चों को सिखा सकें, उसके साथ ही आप उस ज्ञान के आधार पर कुछ अच्छा सा आपका जो टारगेट है उस तक पहुंच सकें, आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें और जीवन में सफल हो सकें। तो उसके लिए थोड़ा बहुत पैसा एक्सपेंड करने में कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो आप भी ये बात जानते ही हैं कि एक्सपेंड हर एक चीज़ में आता है, तो मिनिमम फी रहेगी, इतनी मिनिमम रहेगी कि जितनी आप कोचिंगों में देते हैं उससे आधे से भी मैं कम कर दूंगा, ठीक है। जितनी आप कोचिंग में फी पे करते हैं उससे आधे से भी कम रहेगा। तो आप जानते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारा चुनाव आयोग हो चुका है। अब हम चुनाव के कुछ टाइप्स हैं उन पर बात कर लेते हैं। आपने चुनाव के बहुत सारे प्रकार सुने होंगे। आम चुनाव, जनरल इलेक्शन, ठीक है। मध्यावधि चुनाव, मिड टाइम इलेक्शन, उपचुनाव, सब इलेक्शन या बाय इलेक्शन भी इसको कहा जाता है। तो आम चुनाव है, मध्यावधि चुनाव है, उपचुनाव है ना। इस तरीके के चुनाव के नाम आपने बहुत सारे सुने होंगे। तो आज इन तीनों में क्या अंतर है, इस अंतर का सही से एनालिसिस आज के इस लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आम चुनाव की। तो आम चुनाव जो है नाम से स्पष्ट है, जनरल चुनाव उस चुनाव को कहा जाता है जो सामान्य तौर पर होता रहता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कैसा होता रहता है। वैसे ही जैसे हर 5 वर्ष में आपको चुनाव होता है। किसी चीजों में 6 वर्ष भी है, अभी मैं बताऊंगा कि किस किस में है। तो हर 5 वर्ष में आपको जो चुनाव होता है वो आम चुनाव कहलाता है ना। जैसे मान लो सरपंच का चुनाव हुआ, सरपंच कब तक रहेगा? 5 साल तक रहेगा। फिर 5 साल के बाद जो उसका चुनाव दोबारा होगा वो कहलाएगा आम चुनाव, क्योंकि वो आम तरीके से हो रहा है और आम जनता द्वारा हो रहा है, आम लोगों द्वारा हो रहा है और आम समय पर हो रहा है, इसलिए उसको आम चुनाव कहा जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष बाद जो चुनाव होता है उसे आम चुनाव कहा जाता है, ठीक है।
दूसरा आता है मध्यावधि चुनाव। क्या आता है? मध्यावधि, है ना, नाम से ही स्पष्ट है, मध्य अवधि, है ना। मध्यावधि क्या है? संधि है, मध्य धन अवधि से मिलकर बना है मध्यावधि। तो मध्यावधि चुनाव जो है वो चुनाव मध्य अवधि में होता है। अब मध्य अवधि कब होगी? ये आपका जो चुनाव है, कोई भी चुनाव है, सामान्य तौर पर चुनाव 5 साल या 6 साल का रहता है ना। किसी किसी में 5 साल का, किसी किसी में 6 साल का, ठीक है। हाँ, एक चीज और मैं बताना आपको भूल गया कि जो चुनाव आयुक्त है, जो भारत का चुनाव आयुक्त है, अभी जो मैंने चुनाव आयुक्त के बारे में आपको समझाया था, वहां मैं एक पॉइंट और बताना भूल गया कि जो चुनाव आयुक्त है वो चुनाव आयुक्त जो है, जैसे CEC कहा जाता है, जैसे अभी हमारे भारत में सुनील अरोड़ा साहब हैं, तो उनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ठीक है। 6 वर्ष, 6 वर्ष का मतलब ये है कि जिस दिन से वो बने हैं उस दिन के 6 वर्ष तक रह सकते हैं, या 65 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति 64 वर्ष की आयु में चीफ इलेक्शन कमीशन बना है, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त बना है, तो 64 वर्ष की आयु में बना है, तो वो 65 वर्ष में रिटायर हो जाएगा, मतलब केवल 1 साल रहेगा, है ना। और मैक्सिमम कितने वर्ष तक रह सकता है? 6 वर्ष तक रह सकता है। तो ये उसकी आयु है, ये भी मैंने आपको बता दिया। इनका जो वेतन है, जो इनकी सैलरी है वो 2,50,000 पर मंथ होती है। इनकी जो सैलरी है वो 2,50,000 पर मंथ होती है, ठीक है। और बाकी की सारी बातें मैं आपको बता चुका था। ये 2 पॉइंट और रह गए थे, तो वहां जाकर आप इनको ऐड कर लेना। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि हर एक टॉपिक के बाद आपको कुछ लाइनें छोड़ते चलना है ताकि आप अपडेट कर सकें। तो आम चुनाव आपको समझ में आ गया। सामान्य तौर पर 5 वर्ष में जो चुनाव होता है वो आम चुनाव कहलाता है, हर एक 5 साल में होता है ये। दूसरा होता है मध्यावधि। मध्यावधि का मतलब ये है कि चुनाव हुआ और चुनाव के पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल या चौथे साल, चुनाव के पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल या चौथे साल अगर वह सदन भंग हो जाता है, क्या हो जाता है? सदन भंग हो जाता है। अब सदन भंग कैसे होगा? जैसे मान लो आपकी विधानसभा है, आपकी क्या है? विधानसभा है। विधानसभा आप जानते हैं, विधानसभा में कौन होता है? विधायक होता है। विधानसभा में विधायक होता है। हाल फिलहाल में आपके मध्य प्रदेश में 230 विधायक हैं, है ना। हाल फिलहाल में आपके मध्य प्रदेश में 230 विधायक हैं, ठीक है। तो इन 230 विधायक जब इकट्ठे बैठते हैं तो उसको विधानसभा कहा जाता है। और उन 230 में से जो एक हेड होता है वो बनता है CM या मुख्यमंत्री, ठीक है। 230 जो आपके मुख्य विधायक हैं उनमें से एक हेड CM बनता है। और वैसे ही सांसद की संख्या कितनी है पूरे भारत में? पूरे भारत में अभी 545 सांसद हैं। तो 547 सांसद में से जो एक हेड बनता है उसको PM कहा जाता है। ये हमारे भारत का दो प्रकार से सिस्टम है, एक केंद्रीय और एक स्टेट लेवल का। तो स्टेट लेवल में हमारे स्टेट में 230 विधायक हैं जिनका एक हेड CM कहलाता है, मुख्यमंत्री। और हमारे पूरे भारत में 545 सांसद हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश में केवल 29 सांसद हैं। मध्य प्रदेश में केवल 29 सांसद हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो हैं वो कहां पर हैं? सबसे ज्यादा जो हैं वो आपके उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में कितने हैं आप जल्दी से कमेंट करके बताइए? 81। तो 29 सांसद जो हैं ये से कुल मिलाकर सारे राज्यों के 545 हो जाते हैं, जिसमें से एक हेड प्रधानमंत्री कहलाता है। तो ये सदन है ना। ये लोकसभा है, ये इसी में संसद में राज्यसभा भी होता है ना। ये विधानसभा है। तो इनका एक सदन होता है। इनके सदन में मेजॉरिटी जरूरी होती है। मेजॉरिटी जरूरी होती है। अगर मेजॉरिटी है तभी आपकी पार्टी बहुमत में है। तभी आपकी पार्टी क्या है? बहुमत में है। तो आपकी पार्टी बहुमत में कब रहेगी? जब आपके पास मेजॉरिटी होगी। तो मेजॉरिटी कैसे होती है ना। 1/3 या तो 1/3 आप रह सकते हैं, या आधे से अधिक रहना आपके सदन में जरूरी होता है। अगर आधे सीटों से अगर अधिक आपकी सीटें हैं तो आप सदन में बने हुए हैं। अगर किसी भी प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव आता है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, किसी प्रकार से आपकी जो वोट वैल्यू है वो कम प्राप्त होती है, आप जिस समय आपने गठबंधन करके सरकार बनाई थी या किसी भी प्रकार से सरकार बनाई थी, तो आपके
आपकी जो सीटें थी वो ज़्यादा थी, लेकिन सीटें किसी भी प्रकार से कम गई, किसी भी प्रकार से बहुत सारे विधायक या सांसदों की मृत्यु हो जाए या वो इस्तीफा दे दें या किसी भी प्रकार की बात हो और सीटें कम जाएं, मेजॉरिटी बहुमत कम जाए, जब बहुमत कम जाता है तो सदन क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। सदन क्या हो जाता है, भंग हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब सदन भंग होता है तो फिर दोबारा सदन जब भंग होता है तो फिर जब दोबारा चुनाव होता है, वो दोबारा चुनाव कहलाता है मध्यावधि चुनाव। क्या होता है, मध्यावधि चुनाव। जैसे आपके शिवराज सिंह चौहान जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो पहली बार मुख्यमंत्री जब वो बने थे तो लगभग दूसरे या तीसरे साल लगभग मुझे याद है तीसरे साल उनका चुनाव हुआ था। जो पार्टी थी, पुरानी पार्टी थी, तो उस पुरानी पार्टी में क्या हुआ था, मेजॉरिटी बहुमत की कमी आई थी और वो विधानमंडल भंग हो गया था। और जब विधानमंडल भंग हो गया तो वो पार्टी खत्म हो गई और जब दोबारा चुनाव हुआ, उस दोबारा चुनाव को मध्यावधि चुनाव कहा। और याद रखना, इस मध्यावधि चुनाव में जब पार्टी या सरकार बनती है तो केवल वो उतने ही समय के लिए रहती है जितना समय बचा हुआ है। अगर चुनाव तीसरी साल हुआ है तो वो 4 और 5 2 साल रहेगा। अगर चुनाव दूसरी साल हुआ है तो वो दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं साल रहेगा। कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है कि जितना समय 5 साल के लिए बचा है केवल उतने समय तक वो रहेगा। तो शिवराज सिंह चौहान पहली बार लगभग 2 से 2.5 साल सीएम रहे थे क्योंकि मध्यावधि चुनाव हुआ था। आई होप यहां तक क्लियर है। तो कुल मिलाकर जब सदन भंग हो, सदन कोई सा भी हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, कोई सा भी सदन हो, जब भंग होगा तब मध्यावधि चुनाव होगा। बात क्लियर है। अंतिम आता है उपचुनाव। उपचुनाव में क्या है, उपचुनाव में जो आपका व्यक्ति है, व्यक्ति का मतलब या तो विधायक होगा या सांसद होगा, है ना। विधायक विधानसभा में होता है, सांसद लोकसभा में होता है और राज्यसभा में होता है। इसके अलावा और भी रहते हैं, है ना। किसी भी प्रकार से ये व्यक्ति अपने पद पर रहते हुए या तो त्यागपत्र दे दें, रिजाइन कर दें, या मृत्यु हो जाए या किसी भी कारणवश, जैसे है ना, मुकदमा वगैरह चलने लगा या दंड में इनके खिलाफ मुकम्मल हो गया, तो किसी प्रकार से ये अपनी क्या कर दें, सदस्यता खो दें, पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दें। जैसे अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कांग्रेस में जो कमलनाथ की पार्टी थी, तो कमलनाथ की पार्टी के जो 20 से 22 विधायक थे, उन्होंने क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। जब त्यागपत्र दे दिया तो आप न्यूज़ वगैरह में सुनते होंगे बार बार कि उपचुनाव होगा, है। तो अब उपचुनाव की डेट भी आ चुकी है, तो उपचुनाव होने वाला है ना। तो वो क्या होगा, उपचुनाव। तो इससे आप इस वर्तमान के इस पहलू से आप बहुत अच्छे से उसको याद रख सकते हैं। आपको एक याद हो जाएगा, दूसरा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आम चुनाव आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो त्यागपत्र दे दे या मृत्यु हो जाए या सदस्यता खो दे, तब उस सीट पर जो चुनाव होता है वो उपचुनाव कहलाता है ना। तो मध्यावधि चुनाव सब जगह होता है, पूरे राज्य में होता है, लेकिन केवल जो उपचुनाव है वो केवल उन्हीं सीटों में होता है जिन सीटों के व्यक्तियों की मृत्यु हुई है या उन्होंने त्यागपत्र दिया है। तो आई होप इन तीनों में आपको बहुत अच्छे से अंतर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसके बाद में इस आपका जो भी कंफ्यूजन है उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चुनावों के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें आज जानी, बहुत सारे प्रकार जाने, बहुत सारी चीज़ों को आप लोगों ने आज समझा होगा। अब मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ, जिस आधार पर चुनाव होता है। आपने बहुत सारे लोगों को वोट दिया होगा, नहीं दिया तो आप लोगों ने घर वालों में किसी न किसी ने तो दिया होगा। जब आपने वोट दिया है तो आपने बहुत सारे चुनावों में वोट दिया होगा, और बहुत सारे चुनाव आपने ऐसे भी देखे होंगे जहां आपने वोट नहीं दिया और चुनाव हो गया।
तो यहाँ पर बहुत सारे जो व्यक्ति हैं उनके मन में ये डाउट रहता है, बहुत सारे जो व्यक्ति हैं उनके मन में डाउट रहता है कि कुछ चुनाव में हम वोट देते हैं तब जाकर प्रतिनिधि नियुक्त होता है, बहुत सारे चुनाव में हम वोट नहीं देते फिर भी प्रतिनिधि जाकर नियुक्त हो जाता है। तो ये माजरा क्या है ना, सही से समझ में नहीं आता। तो सही से आज मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अंतर। सबसे पहले लोकसभा, ठीक है, क्या लोकसभा, विधानसभा, और बड़ा लिख देता हूं, छोटा शब्द आपको सही से समझ में नहीं आते, है ना। अभी तक मेरी क्लास में केवल एक ही कमेंट आया है कि शब्दों का जो विजुअल है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपने YouTube में जाएं और वहां पर जो आपको वीडियो क्वालिटी है उस वीडियो क्वालिटी को आपको 480 पर सिलेक्ट करना है। 480 पर सिलेक्ट करने के बाद आप इसको बहुत अच्छे से देख पाएंगे। तो लोकसभा जो है इसमें कौन रहता है, सांसद। विधानसभा, इसमें कौन रहता है, विधायक, जिसे हम इंग्लिश में एमएलए कहते हैं। ग्राम पंचायत, इसमें गांव के पर्सन रहते हैं, आप जानते ही हैं, कोई बात ही नहीं है। ग्राम पंचायत के बाद नगर पंचायत हो जाता है, नगर पंचायत हो जाता है ना। नगर पंचायत, जिला पंचायत, जिला पंचायत हो जाता है ना। आप लोग क्या जानते हैं, आप लोग जानते हैं जैसे मान लो सरपंच, आप लोग क्या जानते हैं, सरपंच। आप लोग अधिकांश तौर पर जितने भी चुनाव सिस्टम हैं उन चुनाव सिस्टम को आप नहीं समझ पाते, बल्कि उनके आप केवल प्रतिनिधि के नाम पर उनके चुनाव के सिस्टम को जानते हैं। जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव होना है, प्रधानमंत्री का चुनाव होना है, मुख्यमंत्री का चुनाव होना है, सरपंच का चुनाव होना है। समझ में आ रहा है। तो भाई साहब इनका चुनाव नहीं होता, कभी भी आप पीएम को वोट नहीं देते, कभी भी आप प्रधानमंत्री को वोट नहीं देते, कभी भी आप मुख्यमंत्री को वोट नहीं देते। बात समझ में आ रही है। सरपंच को वोट आप देते हैं, मैं मानता हूं, क्योंकि यहां पर प्रत्याशी होते हैं, मंडल नहीं होता, ठीक है। तो ये इसमें होता क्या है, इसमें आप विधानसभा में विधायक को वोट देते हैं और इसमें आप सांसद को वोट देते हैं। इसमें आप विधायक को वोट देते हैं, सांसद को वोट देते हैं। पर जितने भी विधायक होंगे, जितने भी विधायक होंगे, जितने भी विधायक होंगे, 230 विधायक हैं हमारे मध्य प्रदेश में, उनमें से एक हेड जो है वो सीएम बनेगा, है ना। जैसे अभी आपके कौन है, शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है। तो 230 को आपने वोट दिया, आप देते तो खैर एक को है, लेकिन आप पूरी जनता को मिलाकर बात करें तो 230 को वोट दिया, उसमें से जो एक हेड है वो सीएम बनेगा। जितने भी सांसद हैं टोटल 545 हैं और संख्या 552 तक हो सकती है, और उसमें से जो एक हेड है वो पीएम बनता है, जो आपके मोदी जी हैं, कौन नहीं जानता, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया। तो एक चुनाव का प्रकार ये है, इन चुनाव में सभी व्यक्तियों ने वोट दिया है, इन चुनाव में सभी व्यक्तियों ने वोट दिया है। अगर सभी ने नहीं दिया तो घर परिवार में आपके जो पिताजी माताजी हैं उनमें किसी ने वोट जरूर दिया होगा। सांसद को आप वोट देते हैं, प्रधानमंत्री को कोई बात नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी जी को आप ही ने बनाया है। शिवराज सिंह चौहान जी को, मामा जी को आप बहुत अच्छे से वोट देते ही हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत का जो सरपंच है उसको भी आप वोट देते हैं, है ना, बन जाता है। नगर पंचायत में भी चुनाव होता है, जिला पंचायत, नगर पालिका, इनमें चुनाव होता है, आप ही वोट देते हैं। ये कैटेगरी एक अलग कैटेगरी है। अब इस तरह मैं एक कैटेगरी लिखने वाला हूं जिनका चुनाव भी होता है और जो शायद इनसे बड़ी पोस्टें हैं, लेकिन इनमें आप वोट नहीं देते। ध्यान से देखना आप लोग। और भली भांति ये व्यक्ति चुने जाते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभापति, उपसभापति,
राज्यसभा, विधान परिषद, ये सारी जो पोस्टें हैं, ये सारे जितने भी प्रकार हैं, इनमें कभी भी आपने वोट नहीं दिया होगा, कभी भी आपने इनमें वोट नहीं दिया होगा और धूमधाम से राष्ट्रपति बन जाता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है। मैं मानता हूं सभी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित हैं, लेकिन प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति को माना जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में आज तक किसी ने वोट नहीं दिया होगा। सिस्टम ही समझ में नहीं आता तो वोट कैसे देंगे, है ना। उपराष्ट्रपति के बारे में तो आप और नहीं जानते। सभापति क्या होता है ये और बड़ा कंफ्यूजन है ना। उपसभापति क्या होता है ये भी समस्या से परे है। राज्यसभा थोड़ा बहुत दिमाग में रहता है लेकिन सही से क्लियर नहीं है, क्योंकि राज्यसभा में भी हमने कभी वोट नहीं दिया, है ना। कुछ लोग जो शिवराज सिंह चौहान जी का वोट का जो मंत्रिमंडल है उसी को राज्यसभा मानते हैं, क्योंकि राज्य में क्या रहता है, मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री काय से बना है, राज्य से, तो वो किसका होगा, राज्यसभा का, जो कि बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो राज्यसभा राज्य जरूर लगा है लेकिन है ये किसकी, केंद्र की सभा, किसकी, केंद्र की सभा, लेकिन इसमें वोट आम जनता नहीं करती, इसलिए आप भी नहीं करते। विधान परिषद ये और समझ से परे है ना, क्योंकि ये हमारे भारत के सभी राज्यों में नहीं है ना। ये कुल छह राज्यों में है, पहले 7 राज्यों में था, अब कश्मीर में भी नहीं है, तो अब 6 राज्यों में बचा। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं, ये इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन है। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 कैटेगरी बना दी है, 2 कैटेगरी बना दी है। और भारत में चुनाव का जो वास्तविक प्रकार है, जो चुनाव का वास्तविक प्रकार है टाइप, तो वो यही है, टाइप 1 और टाइप 2, टाइप 1 और टाइप 2। वास्तविक तौर पर चुनाव इन्हीं आधार पर होता है। कैसे होता है वो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, पहले आप ये बताइए कि इन सारी टर्म्स में, इन सारे नामों में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। इनमें जब तक कंफ्यूजन आपको रहेगा तब तक आप सही से नहीं समझ पाएंगे। अगर आपको और गहराई से समझना है, आपको और इंटरेस्ट है इन सभी चीज़ों में, तो मेरा अभी पॉलिटी या राजनीति या संविधान का वीडियो कोर्स आएगा। उस वीडियो कोर्स में मैं आपको पॉलिटी शुरुआत से, बेसिक से समझाऊंगा, बिल्कुल सीढ़ी से शुरुआत करूंगा और सीढ़ी से सारी एक एक चीज को मैं आपको समझाते चलूंगा, जिसमें आपको 1 महीना लगेगा और मैं आपको इतनी बेहतरीन पॉलिटी पढ़ा दूंगा कि आप किसी भी राजनेता की वाट लगा सकते हैं। आप उसको बता सकते हैं कि कैसा क्या होता है। आप घर में भी बता सकते हैं कि चुनाव किसका कैसे होता है। किसी प्रकार की बहुत सारी बहसबाजी होती है, वहां पर आप सत्यता का पक्ष रख पाएंगे, है ना। किसी प्रकार से आप भ्रमित नहीं होंगे और आपको कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पहले ये बताया जाता था कि हम सरपंच को चुनते हैं, सरपंच मुख्यमंत्री को चुनता है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को चुनता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को चुनता है। ऐसा मुझे बताया गया था बचपन में। फिर जब मैंने बुकें पढ़ी, जब मुझे वास्तविकता पता चली, तो मैं जान पाया कि किस तरीके से इन सभी व्यक्तियों का चुनाव होता है। ठीक है, तो वीडियो कोर्स जब लॉन्च होगा तो पॉलिटी में मैं आपको पढ़ाऊंगा सन 1773 की पॉलिटी, सन 1773 और उसके पहले सन 1600 का चार्टर एक्ट या राजलेख एक्ट। तो राजलेख एक्ट के बाद रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से वर्तमान की भारतीय राजनीति नरेंद्र मोदी तक किस तरीके से बनी, कैसे कैसे बनी, क्या क्या पक्ष रहे, क्या क्या विपक्ष रहे, कैसे क्या हुआ, बिल्कुल पूरा निचोड़, जिसमें से सभी क्वेश्चन आपके फंसेंगे, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जा पाएगा। और दूसरा, किसी भी प्रकार की जानकारी आपसे अछूती नहीं रह सकती इस राजनीति के दौर में। ठीक है, तो आप वीडियो कोर्स को जरूर परचेस करें। ज़्यादा कीमत नहीं है, मैं मुश्किल से 300 रुपये 400 रुपये है इतना रखूंगा, जो कि आप लोग आराम से एक बार मार्केट जाने में खर्च कर देते होंगे, है ना। तो एक बार ना जाएं, एक बार जीवन का विस्तृत ज्ञान ले लें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि इन टर्मों में आपको कोई दिक्कत ना हो, नहीं है तो मैं फिर से बता देता हूं। लोकसभा, देखो जो संसद है उस संसद में 2 सदन हैं, एक है आपका लोकसभा और एक है आपका राज्यसभा। इस लोकसभा और राज्यसभा को मिलकर बनती है संसद। इस लोकसभा और राज्यसभा को मिलकर बनती है संसद, जिनमें दोनों में सांसद बैठते हैं,
लोकसभा का चुनाव हम सीधे कर लेते हैं, जिसमें सांसद होता है, सांसद को आप वोट देते हैं, जिसमें से एक पीएम बन जाता है ना। लेकिन जो राज्यसभा है इसका चुनाव हम नहीं करते, इसका चुनाव कौन करता है? हमारे द्वारा चुने गए विधायक, हम जिन विधायकों को चुनते हैं वही विधायक, आपके मध्य प्रदेश में 230 विधायक हैं, तो 230 विधायक मिलकर आपके राज्य की राज्यसभा के व्यक्तियों को चुनेंगे, जो कि केंद्र की सभा होगी। देखो बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत बारीकी से इस चीज को समझना। नाम है राज्यसभा, नाम क्या है? राज्यसभा, और है किसकी? केंद्र की सभा। सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है। लोकसभा भी केंद्र में होती है, राज्यसभा भी केंद्र में होती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब केंद्र की सभा है तो केंद्र सभा क्यों नहीं कहा, राज्यसभा क्यों कह दिया? राज्यसभा इसलिए कहा है क्योंकि राज्य से आती है तो केंद्र में नो डाउट, लेकिन आती राज्य से है, और राज्य में कौन लाता है? विधायक। तो कहने का मतलब ये है कि विधायक खुद वोट करते हैं, सारे विधायक मिलकर वोट करते हैं, और उन सारे विधायक जिनको वोट करते हैं वो राज्यसभा में बैठते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का। राज्यसभा कितनी रहती है? 6 वर्ष की रहती है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है ना। केवल 2 ही चीजें ऐसी हैं जहां 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। पहला है आपका चुनाव आयुक्त, जो मैं आपको पढ़ा चुका, और दूसरा है आपका राज्यसभा, जिसका कार्यकाल भी क्या होता है? 6 वर्ष का होता है। एक और चीज थी जो अब खत्म हो चुकी है ना, जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल भी 6 वर्ष का था। ठीक है, वहां के मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी 6 वर्ष का था, वहां सब कुछ 6 वर्ष का होता था, लेकिन अब वो खत्म हो चुका है। एक चीज याद रखना, चुनाव आयुक्त 6 वर्ष, राज्यसभा 6 वर्ष, विधान परिषद 6 वर्ष। विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। बाकी सब 5 वर्ष, ये सारे 5 वर्ष, सब 5 वर्ष। केवल ये नहीं होता, ये नहीं, इसको आपको 6 वर्ष करना होगा। उपराष्ट्रपति, सभापति, उपराष्ट्रपति 5 वर्ष होता है, सभी 5 वर्ष होंगे। तो केवल 4 चीजें याद करनी है, विधान परिषद, राज्यसभा और चीफ इलेक्शन कमीशन। ये 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया हो। लोकसभा आप जान चुके हैं, केंद्र में होती है, विधानसभा राज्य में होती है, जैसे सीएम बनता है, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत आप जानते ही हैं। राष्ट्रपति कोई दिक्कत नहीं है, उपराष्ट्रपति कोई दिक्कत नहीं है, सभापति में बहुत दिक्कत है। सभापति और उपराष्ट्रपति एक ही है, सभापति और उपराष्ट्रपति एक ही है, और ये होता कहाँ है? ये होता है राज्यसभा में। राज्यसभा में। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि विधानसभा का हेड मुख्यमंत्री, लोकसभा का हेड प्रधानमंत्री, राज्यसभा का हेड उपराष्ट्रपति, जिसको सभापति भी कहा जाता है, वाइस प्रेसिडेंट, और इसको सभापति भी कहा जाता है। इसी के नीचे एक और होता है उपसभापति, इसके नीचे एक और होता है जिसको उपसभापति कहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति भी आप समझ गए, उपराष्ट्रपति भी आप समझ गए, जिसको सभापति कहा जाता है। इसके नीचे एक और उपसभापति होता है। राज्यसभा भी आप जान गए, केंद्र में होती है। अब बचा विधान परिषद। विधान परिषद। जैसे केंद्र में लोकसभा है और राज्यसभा है, वैसे ही राज्य में, ये कहाँ हो गई? केंद्र में। वैसे ही राज्य में एक विधानसभा है और एक विधान
परिषद है, एक विधान परिषद है। दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है, दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है। लोकसभा में चुनाव आप करते हैं, आप वोट डालते हैं, पीएम बन जाता है। विधानसभा में आप वोट करते हैं, राज्य का सीएम बन जाता है। राज्यसभा में आप वोट नहीं करते, विधान परिषद में भी आप वोट नहीं करते। राज्यसभा का चुनाव भी अलग है, विधान परिषद का चुनाव भी अलग है। राज्यसभा का कार्यकाल भी 6 वर्ष है, इसका कार्यकाल भी 6 वर्ष है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष है। इसका प्रत्यक्ष मतदान है, इसका प्रत्यक्ष मतदान है। इसका प्रत्यक्ष मतदान है, इसका अप्रत्यक्ष मतदान है। सभी चीजें समान हैं, सभी चीजें समान हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। बस ये केंद्र में है, ये राज्य में है ना। अब आप कहेंगे कि ये सभी राज्यों में क्यों नहीं है, ये सभी राज्यों में क्यों नहीं है। देखो, इसको सभी राज्यों में इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि जो बड़े राज्य हैं वहां पर बड़े राज्य को कंट्रोल करने की जरूरत ज्यादा रहती है, इसलिए 2 मंडल बनाए जाते हैं, 2 मंडल बनाए जाते हैं। जो राज्य छोटे होते हैं वहां विधान परिषद नहीं होती। जैसे मान लो मैं आपको कहूं कि आप एक पोस्ट पर नियुक्त हुए, आप एक पद पर नौकरी करने लगे। एक पद पर नौकरी करते हुए आपको सैलरी मिलती है 20 से 25 हज़ार, 20 से 25 हज़ार। मैं आपसे कहूँ 20 से 25 हज़ार में आप एक परिवार का पालन पोषण करिए, आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगर मैं वहीं आपसे कहूँ कि आप वही 20 से 25 हज़ार में एक पूरे गांव का पालन पोषण करिए, तो क्या संभव है, तो क्या संभव है। आप नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। वैसे ही यहाँ ज़्यादा बड़ा परिवार है तो विधानसभा के लिए कुछ नहीं कर पाएगी, फिर विधान परिषद की भी जरूरत पड़ेगी। क्लियर है, ठीक है। नहीं है तो नहीं जरूरत पड़ेगी। अब आप कहेंगे कि ये लाने की जरूरत क्यों पड़ी, राज्यसभा क्यों बनाई गई जब लोकसभा थी। अब देखो भाई साहब, लोकसभा का आपने चुनाव करा लिया, लोकसभा का आपने चुनाव करा लिया, पीएम बन गया, पीएम सरकार को देखने लगा। एक समय आया पीएम की मृत्यु हो गई, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन फिर भी पीएम की मृत्यु हो जाती है। चलो मृत्यु नहीं होती, पीएम इस्तीफा दे देता है, इस्तीफा भी नहीं देता, दिवालिया हो जाता है, पागल हो जाता है, भगोड़ा घोषित हो जाए, कुछ भी हो जाए, पीएम अगर नहीं है तो भारत में शासन कौन चलाएगा। तब शासन चलाने के लिए राज्य सरकार होती है जो कि स्थायी होती है, ये कभी भंग नहीं होती, ये कभी भंग नहीं होती। इसलिए इसमें जनता वोट नहीं करती। जनता वोट करेगी, जनता हिंसात्मक हो जाएगी, आक्रामक हो जाएगी, चिल्लाने लगेगी, सदन नहीं बचेगा। इसलिए इस सदन को जनता से दूर रखा गया है ताकि जनता का इससे कोई लेना देना ना हो, ताकि जब भी जरूरत पड़े शासन को संचालित करने की, जब लोकसभा ना हो तो राज्यसभा उसका काम कर पाए। क्लियर है, इसलिए इसको बनाया गया। जैसे राज्यसभा काम करती है वैसे ही राज्य में विधानसभा के साथ विधान परिषद काम करता है, विधान परिषद काम करता है ना। तो विधान परिषद उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है और तेलंगाना में है। ये 6 राज्य हैं। 7वां आपका जम्मू कश्मीर था जो कि अब खत्म हो चुका है। खत्म होने के बाद क्या बन गया है, यूटी बन गया है। यूटी क्या होता है, यूनियन टेरिटरी, जैसे आप हिंदी में केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो आई होप ये समझ में आया। मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिटेल है, बहुत बड़ा डिटेल है। लगभग आपको 3 साल ग्रेजुएशन करना पड़ता है राजनीति से, उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी करना पड़ता है पॉलिटी से, तब जाकर ये चीज़ें समझ में नहीं आ पाती। और मैं ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों को जानता हूँ जिनका ग्रेजुएशन पॉलिटी से है, उपसभापति को नहीं जानते। जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन है वो विधान परिषद की नियुक्ति नहीं जानते कि विधान परिषद की नियुक्ति कैसे होती है और उसमें कौन कौन नियुक्त होता है। बहुत सारे मैंने ऐसे पीजी पर्सन देखे जिन्होंने पॉलिटी से पीजी किया, वो राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति को नहीं समझा पाते कि आखिर राष्ट्रपति के चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव कैसे होता है ना। इसका चुनाव अगर दूर मत जाओ, चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो आप लोग, आप सभी लोग एक क्वेश्चन का आंसर दो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि आप लोग कहीं ना कहीं समाज में एक बहुत अच्छा स्थान रखते हैं
और आप जीवन में निश्चित तौर पर सफल होंगे। ठीक है। आमतौर पर जितने भी चुनाव होते हैं, आमतौर पर, है ना, मुख्य तौर पर नहीं, आमतौर पर जितने भी चुनाव होते हैं, मुख्यमंत्री का चुनाव हो, प्रधानमंत्री का चुनाव हो, सरपंच का चुनाव हो, सरपंच का चुनाव हो, इस चुनाव का नाम क्या है? आप ये बताइए मुझे कमेंट में, जल्दी से आप मुझे बताइए कि आप जिस चुनाव में आप भाग लेते हैं, है ना, मैं जनता का पूछ रहा हूं, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं आपसे राष्ट्रपति के चुनाव नहीं पूछ रहा, है ना। सामान्य तौर पर मैंने आपको बताया कि 2 चुनाव हैं भारत में, आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव, और जो अभी मैंने उपचुनाव बताया वो एक अलग चीज है, वो इसी के अंदर आता है, वो इसके अंदर आता है। लेकिन वास्तविक तौर पर आप इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे तो चुनाव के मुख्य तौर पर 2 प्रकार हैं जो भारत में लागू हैं, नंबर 1, नंबर 2। ऑफिशियल तौर पर दोनों का नाम है, ऑफिशियल तौर पर दोनों का नाम है। एक चुनाव प्रकार में जनता वोट देती है, जिसमें आप भी हैं, आप भी वोट देने जाते हैं सरपंच को, और एक चुनाव है जिसमें जनता वोट नहीं करती, राष्ट्रपति के चुनाव में जनता वोट नहीं करती। इन दोनों के मुझे आप कमेंट में नाम बता दीजिए, है ना। इसका तो मैं आपसे उम्मीद नहीं करूंगा, अगर आपने मुझसे पढ़ा है, अगर आपने कहीं ना कहीं मुझसे पॉलिटी कभी ना कभी पढ़ी है क्लास में या कहीं भी पढ़ी है, तो आप इन दोनों का नाम बड़ी आसानी से बता दे जाएंगे, आपको कोई नहीं फंसा सकता। लेकिन अगर आपने कहीं ना कहीं इस वीडियो लेक्चर के अलावा मेरी क्लास में आपने नहीं देखा, और अगर इसके बाद भी आप बताते हैं, तो आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से, ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, आप अच्छी जानकारी रखते हैं, और निश्चित तौर पर आप सफल व्यक्ति की श्रेणियों में आते हैं। तो 2 की मैं उम्मीद नहीं करूंगा, बस मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जिस चुनाव में आप वोट देते हैं, जिस चुनाव में आप वोट देते हैं, आप वोट देने जाते हैं, है ना। सरपंच का चुनाव आपने वोट दिया होगा, सरपंच का नहीं दिया तो चलो भाई, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री को तो आपने वोट दिया ही होगा, अगर उनको भी नहीं दिया तो आपने प्रधानमंत्री को तो वोट दिया ही होगा कभी ना कभी। और मैं कहता हूं आपने वोट नहीं दिया तो आपके परिवार में तो किसी न किसी ने वोट दिया होगा, गांव में तो किसी न किसी ने वोट दिया होगा। तो जब वोट दिया तो चुनाव में वोट दिया। बस मैं आपसे वही पूछ रहा हूं कि उस चुनाव का नाम क्या है, उस चुनाव का नाम क्या है जिस चुनाव में आप वोट देते हैं, है ना। जिस चुनाव में जनता वोट देती है उस चुनाव का नाम क्या है, और जिस चुनाव में जनता वोट नहीं देती उस चुनाव का नाम क्या है। अगर ये दोनों नाम आप बता दें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। जल्दी से बताइए, आप वोट देते हैं, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता, चलिए ठीक है। इस वाले चुनाव का नाम है, इस वाले चुनाव का नाम है, चलो मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं नंबर 1 ये वाला, और नंबर 2 ये वाला। नंबर 1, जनता इसमें क्या करती है, वोट डालती है। जब जनता वोट डालेगी तो वो आपको क्या होगा, दिखेगा, दिखेगा तो क्या कहलाएगा, प्रत्यक्ष चुनाव का कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रत्यक्ष चुनाव कहलाएगा। अभी आप घबराना मत, अभी चुनाव का नाम नहीं आया है, प्रत्यक्ष चुनाव कहलाएगा। बहुत सारे सोच रहे हैं अरे ये तो हमको पता है। इस चुनाव को कहा जाता है, एक बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको दिखे, शायद आपने सुना नहीं होगा कभी। इस चुनाव को क्या कहा जाता है, फर्स्ट पोस्ट द पास्ट। क्या कहा जाता है, फर्स्ट पोस्ट द पास्ट। हिंदी में कहते हैं, बाकी लिया विदेश से है तो विदेशी नाम है इंग्लिश में, लेकिन फिर भी हिंदी में हमने कुछ ना कुछ तो मतलब निकाल ही लिया है। हिंदी में इसको कहा जाता है आगे निकलने की प्रक्रिया, आगे निकलने की प्रक्रिया, आगे निकलने की प्रक्रिया, फर्स्ट पोस्ट द पास्ट। क्लियर है। दूसरा है आपका, वोट जनता नहीं करती, जनता वोट इसमें नहीं करती, तो फिर कौन करता है, या तो एमएलए होगा, या एमपी होगा राज्यसभा का, या लोकसभा का, एमपी मतलब सांसद होगा,
जब जनता वोट नहीं करेगी तो आपको दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं तो क्या कहलाएगा, अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाएगा। और अप्रत्यक्ष चुनाव जो है उसका नाम क्या है, उसका नाम है प्रतिनिधित्व समानुपातिक चुनाव। अब ये पूरा नाम नहीं हुआ, प्रतिनिधित्व समानुपातिक चुनाव के अनुसार ये नाम है एकल संक्रमणीय चुनाव पद्धति। ठीक है ना। आप लोगों को शायद ठीक से समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आपको बोल देता हूं एक बार। नंबर 1, ये वाला सेक्शन लोकसभा, विधानसभा मतलब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सरपंच, नगर पंचायत, जिला पंचायत, इनमें जनता वोट देती है। कौन देती है वोट? जनता। जब जनता वोट दे रही है प्रत्यक्ष होगा, देखिएगा आपको विजुअल होगा। प्रत्यक्ष चुनाव नाम क्या है? फर्स्ट पोस्ट द पास्ट, आगे निकलने की प्रक्रिया। बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार ये है क्या समस्या। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें जब आप वोट देने जाते हैं, तो इसमें इस तरीके से नाम होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, है ना। बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, एसपी, आप, समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी, ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं, मिजो नेशनल फ्रंट, नागालैंड फ्रंट, है ना, तृणमूल कांग्रेस, बहुत सारी पार्टियां हैं। तो अलग अलग प्रतिनिधित्व रहते हैं। आप गए वोट दिया वापस आ गए, आप गए वोट दिया वापस आ गए। वोट देने के बाद जितने भी प्रतिनिधि हैं, सभी प्रतिनिधियों में जो प्रतिनिधि आगे निकलकर सबसे ऊपर आ जाता है, वही इस चुनाव में जीत जाता है, वही इस चुनाव में क्या हो जाता है? विजय हो जाता है। इसमें इससे बिल्कुल मतलब नहीं होता कि कितनी जनता आपको पसंद कर रही है या कितनी जनता आपको पसंद नहीं कर रही। कुल मिलाकर आपने सबसे ज्यादा वोट पा लिया, आप उस पद के दावेदार हो गए। बात समझ में आ रही है? अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा, है ना। अभी मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो 100 वोटें हैं, 10 प्रतिनिधि खड़े हैं। कितने प्रतिनिधि खड़े हैं? 10 प्रतिनिधि खड़े हैं। 10 प्रतिनिधि खड़े हैं तो एक को एवरेज 10-10 वोट आएगा, लेकिन सभी को 10-10 वोट आया, और एक को 9 वोट आ गया, एक को 11 वोट आ गया। 10 प्रतिनिधि खड़े हैं, सभी को 10-10 वोट आया, एक को 9 वोट आ गया, एक को 11 वोट मिला। जिसको 11 वोट मिला वो क्या हो गया? आगे निकल गया, फर्स्ट पोस्ट पे आ गया। जब फर्स्ट पोस्ट पे आ गया विजय हो गया। तो इसको कितने लोगों ने चाहा? केवल 11 लोगों ने चाहा। लेकिन कितने लोगों ने नहीं चाहा? 89 लोगों ने नहीं चाहा। 89 लोगों ने नहीं चाहा। तो क्या बनना था? प्रतिनिधि नहीं बनना था, फिर भी बन गया। तो ये सिस्टम है, लेकिन ऐसा इस सिस्टम में नहीं होता। अब इसी सिस्टम को मैं आपको समझाने वाला हूं कि ये जो इतना खतरनाक, डरावना, भयानक सा जो नाम है, ये नाम आखिर है क्या, है ना। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम फॉर द अकॉर्डिंग टू एकल मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। हिंदी में कहा जाता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय चुनाव पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। किसके आधार पर? प्रतिनिधित्व समानुपातिक चुनाव या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन सिस्टम। ठीक, आपके दिमाग में बहुत बड़ा भूचाल आ गया होगा कि ये क्या समस्या है, ऐसा चुनाव तो हमने आज तक न देखा न सुना। तो आज आप इस वीडियो क्लास में, लेक्चर में देखेंगे भी, सुनेंगे भी और समझेंगे भी, और अंततः जान भी पाएंगे कि भारत में आखिर कितने प्रकार का चुनाव होता है और उनके नाम क्या हैं।
पहली बार तो आज आपने नाम सुने होंगे, तो पहली बार जब नाम सुनते हैं तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करेंगे, तो फिर आप दूसरों को भी पढ़ा देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में कुछ नहीं है, सिंपल सा है, बस नाम याद कर लेना। जिस व्यक्ति को ज्यादा वोट मिल जाते हैं, आप देखा होगा लोकसभा है ना, विधानसभा, सरपंच को ही आप उदाहरण मान लो, सरपंच में जितने प्रतिनिधि वैसे तो 2 ही खड़े होते हैं, ज्यादा भी खड़े हो जाए तो जिसको जितना ज्यादा वोट मिल जाता है वो सरपंच बन जाता है, सीधा सा मतलब है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वो तो सभी में होता होगा, है ना, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो तो जीतेगा ही। आप लोगों ने भी देखा होगा कि राष्ट्रपति को ज्यादा वोट मिलता है, राष्ट्रपति बन जाता है, इसमें ज्यादा वोट मिलता है, बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वाली कैटेगरी में ज्यादा वोट मिलेगा वो ज्यादा बन जाएगा, लेकिन इस वाली कैटेगरी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका सिस्टम पूरा अलग है। कैसे अलग है वो मैं आपको यहां पर बेसिकली समझाता हूं। देखो, ये जो लेक्चर है ये केवल आपको बेसिक जानकारी देने का है। जब आप सीक्वेंसली सारी पॉलिटी मुझसे पढ़ेंगे तब मैं आपको ये एक एक टॉपिक 2-2, 3-3 घंटे में पढ़ाऊंगा। केवल लोकसभा में 2 दिन क्लास चलेगी, केवल विधानसभा 2 से 3 दिन क्लास चलेगी, ग्राम पंचायत पर 2 से 3 दिन क्लास चलेगी, राज्यपाल को मैं समझाऊंगा एक 2 दिन में, विधानसभा को समझाऊंगा, उपसभापति, राष्ट्रपति पर 6 से 7 क्लासें चलेंगी, केवल राष्ट्रपति पर। तब जाकर आपको ये पूरा निचोड़ समझ में आएगा कि आखिर ये क्या है। ठीक है, कभी भी आपने राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं दिया, उपराष्ट्रपति भी आपने कभी नहीं दिया, सभापति उपसभापति तो आप वैसे ही नहीं जानते, राज्यसभा भी आपके दिमाग से बाहर है, और विधान परिषद तो पूर्णतः बाहर है। तो इनमें जो चुनाव होता है वो चुनाव कौन करता है? वो चुनाव करता है आपके इसी के मंडल के प्रतिनिधि। जनता ने वोट दिया और इन मंडलों में जो प्रतिनिधि जाते हैं वो प्रतिनिधि फिर इनको चुनते हैं। ठीक है, इनको चुनते हैं। तो मैं आपको यहां बताता हूं कि इन दोनों चुनाव पद्धति में अंतर क्या है। जो मैं आपको ये नाम बता रहा हूं, एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली, इसका सिस्टम क्या है? इसका सिस्टम ये है, ये सामान्य भाषा में आपको देखो, ये बहुत जटिल है। इस प्रणाली को जब मैं समझाता हूं तो लगभग 3 घंटे लगते हैं। 3 घंटे का वीडियो आएगा, उस 3 घंटे के वीडियो में आप इसका पूरा डिटेल समझ पाएंगे एक एक करके, है ना। लेकिन उतना डिटेल कई बार पढ़ना पड़ता है तब जाके दिमाग में बैठता है। लेकिन उसका एक मैंने शॉर्टकट निकाला है, बस 1 मिनट का या 2 मिनट का। वो शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा और आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कि इस चुनाव में लफड़ा क्या है, किस तरीके से चुनाव पद्धति में अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये तो क्लियर है ना, जो आप देते हैं, जो जिसको ज्यादा वही जीत जाता है। लेकिन एकल संक्रमणीय जब मैंने यहां लिखा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये सारी पोस्टों के चुनाव ऐसे ही होंगे, है ना। उदाहरण में राष्ट्रपति का ले लेता हूं। रिवीजन आपका इन सभी को मानकर करना है। वैसे तो कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन कभी पूछा जाए तो जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है वैसे ही उपराष्ट्रपति का, वैसे ही सभापति, वैसे ही उपसभापति, वैसे ही राज्यसभा और वैसे ही विधान परिषद, सेम। बस आपको एक बार समझना है, बस एक समझ लो राष्ट्रपति का, बाकी आपको सब सेम है। चुनाव में क्या होता है कि जितने प्रतिनिधि हैं, जैसे मान लो एक प्रतिनिधि 1 नंबर पर बीजेपी, नाम अंकित, दूसरा कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कैंडिडेट नमन, तीसरा BSP, कैंडिडेट प्रवीण, चौथा आप, कैंडिडेट केजरीवाल। लिखना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन समझने के लिए लिख देता हूं। पांचवा TMC, तृणमूल कांग्रेस, कैंडिडेट दीदी, है ना, दीदी लिख देता हूं ताकि किसी महिला का पर्टिकुलर नाम ना आ सके। ये 5 कैंडिडेट खड़े हैं, ये 5 कैंडिडेट यहां पर खड़े हुए हैं।
अलग अलग चुनाव चिन्ह है सभी का, अलग अलग क्या है चुनाव चिन्ह। अब ये 5 कैंडिडेट मैं खड़े करता हूं कहां, राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े करता हूं, आप किसी में भी खड़ा हुआ मान सकते हैं, है ना। राज्यसभा के चुनाव में भी खड़ा हुआ मान सकते हैं, जो अभी होना है मध्य प्रदेश में। तो आपको पता है एक पोस्ट के लिए बहुत सारे लोग खड़े हो सकते हैं। विधान परिषद में भी वही सिस्टम है। तो आप इनको सबका मानकर रिवीजन कर लेना। मैं बस आपको राष्ट्रपति का समझा दे रहा हूं, सेम है, कोई अंतर नहीं है ना। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जनता तो इसमें वोट देगी नहीं, ये बात तो आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं। जब जनता वोट नहीं देगी तो वोट कौन देगा? वोट देगा प्रतिनिधि, उसी मंडल का प्रतिनिधि देगा। जब उस मंडल का प्रतिनिधि देगा तो मान लो आप प्रतिनिधि हो, है ना, आप जनता नहीं हो अभी, है ना। फर्स्ट थोड़ा सा इमेजिन करो कि आप अभी क्या हो, प्रतिनिधि हो, विधायक हो, है ना। विधायक मान लो, विधायक हो सकता है कभी भविष्य में बन जाओ, है ना, तो फिर मिलना। तो अभी आप क्या हो, मान लो विधायक हो, आपको वोट देने जाना है, आप विधायक हो। मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं, बहुत सारे लोगों को तो ये पता नहीं होगा कि राष्ट्रपति को वोट देता कौन है। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा, है ना। ये सभी छोड़ दो, पहले राष्ट्रपति का पता रखो। जब एक चीज का पता हो जाए तब आगे बढ़ो, है ना। तो आप मुझे ये बताओ कि राष्ट्रपति को वोट कौन देता है, बताइए कमेंट में जल्दी से। राष्ट्रपति को वोट देता है कौन? विधायक, एमएलए। अब आप कहेंगे कौन विधायक? सभी विधायक, भारत में जितने विधायक हैं। आपके जिले में भी होगा विधायक, जिले के मिलकर पूरे मध्य प्रदेश के विधायक 230 हैं, उत्तर प्रदेश में 403 हैं, है ना, राजस्थान में 200 हैं। इस तरीके से सभी राज्यों के विधायक मिलाकर कुल कितने होते हैं? 2000 के ऊपर विधायक हैं। इसके अलावा सांसद, लोकसभा के पूरे सांसद और राज्यसभा के पूरे सांसद। लोकसभा में आपके यहाँ 29 हैं मध्य प्रदेश में, और राज्यसभा में आपके यहाँ 11 हैं, आपके यहाँ 11 हैं। तो ऐसे सभी राज्यों के मिलाकर जितने भी पूरे व्यक्ति होते हैं वो सभी एक एक करके वोट डालने जाते हैं इन राष्ट्रपतियों को। ये राष्ट्रपति के क्या है, मान लो उम्मीदवार हैं, ठीक है। इन्हीं में से एक आप हो, है ना। तो आप अपने आप को या तो सांसद मान लो या आप अपने आप को विधायक मान लो। अब आप मुझे बताओ कि आप जब इनको वोट देने जाओगे तो किसको वोट दोगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। जब आप इनको वोट देने जाओगे, फर्ज करो कि आप एमएलए हैं, विधायक हैं, और आप जब वोट देने जाओगे तो आप इन 5 में से किसको वोट दोगे, है ना। 10 भी खड़े हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 का मैंने एग्जाम्पल लिया है, बोर्ड में थोड़ी सी जगह कम है इसलिए। तो आप वोट किसे दोगे? निश्चित तौर पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम वोट बीजेपी को देंगे। किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि हम भैया अरविंद केजरीवाल साहब को देंगे क्योंकि वो अच्छा काम करते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। कोई सोचेगा कि यार शुरू से तो कांग्रेस है, हम कांग्रेस को देंगे। कोई सोचेगा नहीं, हम तो जो महिला वर्ग है वो दीदी, है ना, ममता दीदी। तो इस तरीके से अलग अलग सोच हो सकती है। उस सोच के हिसाब से आप वोट देने जाओगे और एक व्यक्ति को वोट देकर आप चले आओगे। चूंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो फिर कैसा है? जब आप इन व्यक्तियों को वोट देने जाओगे तो आपको 5 को वोट देना पड़ेगा। आपको 5 को वोट देना पड़ेगा। 10 व्यक्ति भी खड़े हुए हैं राष्ट्रपति के चुनाव में तो 10 को वोट देना पड़ेगा। राष्ट्रपति की जगह ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जितने कैंडिडेट खड़े हैं आपको सबको वोट देना पड़ेगा, जितने भी खड़े हुए व्यक्ति हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब सब खड़े होंगे और एक व्यक्ति जब सभी को वोट देगा तो जीतेगा कौन? ये बात दिमाग में आपके आ रही होगी कि जब हम जाएंगे वोट देने और जब मस्ट है कि सभी को वोट देना है, 5 को वोट देना है, 10 खड़े हैं तो 10 को वोट देना, तो फिर जीतेगा कौन? बस यही इसका सबसे बड़ा फंडा है। जब आप सबको वोट देंगे तो आप यहां वोट केवल बटन दबा के नहीं आएंगे। यहां केवल आप वोट बटन दबा के नहीं आएंगे, यहां आपको वोट सभी को तो देना है, लेकिन आपको प्रेफरेंस के आधार पर देना है। प्रेफरेंस का मतलब होता है वरीयता। क्या होता है? वरीयता। अब ये वरीयता क्या है? आसान भाषा में समझो। आप जब वोट देने जाओगे तो इसको आपने वोट दिया,
1 नंबर का, ठीक है। वोट आप देंगे तो आप सीधे बटन दबा के नहीं आएंगे, बटन दबाने का काम किसका है? जनता का है, क्योंकि जनता ज्यादा समझदार नहीं होती तो वहां उनको वोट दबाने का मौका दिया जाता है। लेकिन यहां सब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, जो देश को चला रहे हैं, बड़ी आसानी से समझते हैं वो। उन्होंने इस व्यक्ति को 1 नंबर का वोट दिया, इस व्यक्ति को 2 नंबर का वोट दिया, इस व्यक्ति को 3 नंबर का वोट दिया, इस व्यक्ति को 4 नंबर का वोट दिया, इस व्यक्ति को 5 नंबर का वोट दे दिया, ठीक है। वोट सबको दिया है, वोट 5 को दिया है, 10 होते 10 को दिया जाता, लेकिन कैसे दिया है? प्रेफरेंस के आधार पर दिया है, क्रम के आधार पर दिया है, नंबर के आधार पर दिया है, सीक्वेंस के आधार पर दिया है। और इन नंबरों के आधार पर जब वोट दिया जाता है तो जितने लोग वोट देने जाते हैं सभी लोग वोट देते हैं और सभी को वोट देते हैं, सभी लोग वोट देते हैं और सभी को वोट देते हैं। बहुत गहराई है इस बात में, सभी लोग वोट देते हैं और सभी को बराबर वोट देते हैं। जब सभी को बराबर वोट देते हैं तो बराबर वोटें निकलेंगी, बराबर सभी की वोट निकलेगी, सबकी बराबर वोट निकलेंगी। जितने व्यक्ति खड़े हैं सबको बराबर वोट मिलेगा। मान लो 500 वोटर थे, 500 वोटर थे, 500 इसको वोट मिलेंगी, 500 इसको वोट मिलेंगी, 500 इसको मिलेंगी, 500 इसको मिलेंगी, 500 इसको मिलेंगी, क्योंकि 500 ने सभी को एक एक वोट दिया है। अब इसमें जो मैंने एग्जांपल दिया था 89 और 11, वैसा सिस्टम हो ही नहीं सकता, वैसा सिस्टम इसमें हो ही नहीं सकता, क्योंकि सभी वोट सभी को मिला है और पूरा पूरा मिला है। इसमें वैसा हो ही नहीं सकता कि इससे अराजकता जैसी बात आए कि भाई यार 11 वाला जीत गया और जिस टोटल जो वोट 89 थे वो हार गया, ऐसा कुछ इसमें हो ही नहीं सकता, है ना। अब इसमें कुछ नहीं करना, सबको बराबर वोट है। अब आप सबके बैलेट पेपर उठाइए, सबके आप पत्र उठाइए और जिन पत्रों में जो 500 वोट हैं उनमें से आपको देखना है कि 1 नंबर किसको ज्यादा मिला है, 1 नंबर किसको ज्यादा मिला है, बस वो वहां पर जीत जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। बात यहां समझ में आ गई है? तो बहुत जटिल, बहुत सामान्य भाषा मैंने आपको समझाया यहां पर। आइए मैं इसको थोड़ा सा जटिल कर दूंगा, आपके दिमाग के ऊपर से चला जाएगा, वैसे ही अभी भी जा रहा होगा, है। लेकिन अभी मैं आपको सामान्य भाषा में समझा रहा हूं कि जितने लोग होते हैं सभी को वोट देते हैं, क्रम से वोट देते हैं, है ना। तो 1 नंबर का वोट जिसको ज्यादा मिलता है वो जीत जाता है। लेकिन बाय द वे कभी ऐसा हो जाए कि 1 नंबर वाला ना जीते। क्यों ना जीते? क्योंकि इस चुनाव की जो डेडलाइन है वो डेडलाइन ये कहती है, नोट करके लिखना इस बात को, ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी वोटर हैं, उन वोटर का 50% का एक ज्यादा जिस व्यक्ति को मिलेगा वही जीतेगा। 50% से एक ज्यादा, समझ में आ रहा है? आधे, जैसे मान लो 500 वोटर अभी मैंने आपसे कहा, तो 500 का आधा 250 प्लस 1 मतलब 251 व्यक्ति जिसको वोट देंगे वही जीतेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को कम वोट मिले हैं और किसी एक को ज्यादा मिल गया लेकिन उसको 249 मिले, सभी को 50-50 मिले और एक को 249 मिल गए तो वो हार जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका कहने का अर्थ क्या है कि 50% से एक ज्यादा। वहां ऐसा कुछ नहीं था, वहां सभी वोट 89 थे एक तरफ और एक तरफ 11 थे, तो 11 वाला जीत गया था, 9 वाला हार गया था, है ना, और 10 वाला बीच में था। तो 10 और 11 में कितना अंतर है? 10 और 11 में कितना अंतर है? 1 वोट का अंतर है ना। लेकिन 10 वाले 10 हार गए और 11 वाला जीत गया, है ना। तो 1 वोट का कोई खासा अंतर नहीं होता। इसलिए यहां पर इन्होंने डेडलाइन रखी कि 50%, मतलब आपको आधे वोट तो मिलने ही चाहिए। जितनी भी जनता है, जितने भी प्रतिनिधि हैं, सभी का आधा वोट मिलेगा, तभी आप राष्ट्रपति के सबसे बड़े पद के पदाधिकारी हो सकते हैं। और वो भी 50% नहीं, 50% है तो भी आप बाहर हैं, 50% से एक ज्यादा होना जरूरी है। क्लियर है? अब आप कहेंगे कि इतनी सारी वोटें किसी को कैसे मिल सकती हैं? आधा वोट मिलना तो बहुत बड़ी बात है। अब मैं यहां पर हेयर नामक साइंटिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतना गहरा दिमाग लगाकर इस चुनाव सिस्टम पद्धति का निर्माण किया, है ना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का तैयार किया। तो उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इसे इस तरीके से तैयार किया है कि जब भी इसको उपयोग में लाया जाता है तो हर बार पहली ही काउंटिंग में पहला ही व्यक्ति निकल कर आता है
पहली ही प्रेफरेंस के आधार पर और वो राष्ट्रपति बन जाता है, और जिसका वोटिंग परसेंट इससे अधिक होता है, हमेशा हमेशा होता है। अभी तक केवल जब से भारत में चुनाव होना शुरू हुआ है 1952 से, केवल एक बार ऐसा हुआ है, केवल एक बार ऐसा हुआ है कि हमें दूसरी काउंटिंग करनी पड़ी, दूसरी बार काउंटिंग करनी पड़ी, केवल एक बार हुआ है। कितने सालों में? 50 और 20 70 सालों में एक बार हुआ है। और वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति कौन था, जल्दी से बताइए। वो राष्ट्रपति कौन था जो सेकंड काउंसलिंग के आधार पर राष्ट्रपति बना था, जिसका वोटिंग परसेंट 50% प्लस 1 ही था केवल। क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे कम वोटों से राष्ट्रपति कौन बना, जल्दी से बताइए। उनका नाम था बीबी गिरी। क्या नाम था? बीबी गिरी। नाम से स्पष्ट है, गिरी। गिरी मतलब गिरी हुई हालत में। बीबी गिरी मतलब गिरी हुई हालत में जो राष्ट्रपति बने, मतलब सेकंड प्रेफरेंस के आधार पर। उनका नाम क्या था? बीबी गिरी। ठीक है, लेकिन अभी तक ऐसा दूसरी बार कभी नहीं हुआ। हर बार हम उठाते हैं पहली नंबर की वोटिंग काउंसलिंग, आसानी से राष्ट्रपति बन जाता है और धूमधाम से बनता है। 50% प्लस 1 से ही बनता है, 60-70, है ना। और मैं आपको बता दूं, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, उनका वोटिंग तो था 99.4, 98.4, है ना, सर्वाधिक मतों से जीतने वाले। अब सोचो आप कि इतनी बेस्ट चुनाव प्रणाली की जिसमें एक व्यक्ति को इतना बढ़िया मत मिलता है 99%। जब 99% वोट का व्यक्ति प्रतिनिधि बनकर आएगा तो उसका क्या गजब का बहुमत होगा और क्या वो गजब का प्रशासन भारत में करेगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी शिवराज सिंह चौहान, कभी कमलनाथ। पार्टी स्टेबल ही नहीं हो पा रही और बीच में जनता पिस रही है। ना वैकेंसी आ रही है, ना गरीबों को रोजगार मिल पा रहा है, ना गरीब कुछ कर पा रहे हैं, ना उनको भत्ता मिल पा रहा है और ना किसानों को अपना मुआवजा मिल पा रहा है। सभी चीजें स्थगित हो गई। क्यों? क्योंकि पार्टी ही स्टेबल नहीं हो पा रही। जब पार्टी पहले अपने आप को स्टेबल करेगी तब वो जनता को स्टेबल करेगी, जनता को सुविधाएं दे पाएगी। जब उन्हीं को सुविधा नहीं है तो आपको कैसे देंगे? ठीक है, तो जरूरी होता है कि पार्टी बहुमत से आए, मजबूती से आए, है ना। तो इस तरीके से इस सिस्टम को तैयार किया गया। वैसे मेरे हिसाब से पूरे भारत में, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, वैसे ऐसा हो ना हो ये गवर्नमेंट के ऊपर है, चुनाव आयोग के ऊपर है। इसी सिस्टम प्रणाली को पूरे भारत में लागू कर देना चाहिए, है ना। अब आप इसको एक बार समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, है ना, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको इस लेक्चर में बता दी हैं, लेकिन मैं कहूँगा ये मैंने आपको आज 5% बताया है चुनाव के बारे में। 5%। जब आप लेक्चर देंगे तो केवल यही प्रोसेस 2 से 3 घंटे चलेगी और पूरा चुनाव आयोग तो आपको मैं बहुत लंबे उससे पढ़ाऊंगा, कुछ नहीं बचेगा। वैसे इसमें भी सारे फैक्ट आ चुके हैं, कुछ राष्ट्रपति के फैक्ट हैं वो भी मैं आपको कवर करा दूंगा। तो इसके अलावा और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, है ना। इसके बाद मैं बहुत सारे वीडियो कंटिन्यू बनाने वाला हूं और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सभी लोग इस सही या कंप्लीट जानकारी को समझ सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।